है तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर नहीं मिलता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो पहले सबको एक फॉर्म में लाएंगे, जैसे 1 प्लस 1 रखा, दूसरा माइनस 1 को माइनस 2 रखा, लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट पता चल जाएगा। फिर नोट करता है तो सिस्टम है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है वेक्टर्स के बारे में, वो उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस टाइप के कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। ये सब आपको पीडीएफ के फॉर्म में नीचे मिल जाएगा। ओके, तो इसके पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या कह रहा कि लेट यू यू f is filled be a vector space a finite set alpha 1 alpha 2 up to alpha n of vector of v is said to be linearly dependent if there exists a scalar a1 a2 an not all equal to 0 belongs to r, ये belongs to r छूट गया है, belongs to r but not all equal to 0, but not all of them 0, some of them may be 0 such that a1 alpha 1 a2 alpha 2 plus a3 alpha 3 up to an alpha n की वैल्यू 0। इसमें अब मैं बताता हूँ ये कि बोल रहा कि ये जो नीचे वाली कंडीशन दे रखी है कि a1 alpha 1 a2 alpha 2 ये 0 होनी चाहिए, जिसके लिए अगर a1 a2 a3 अगर सब 0 हो जाए, सब 0 हो जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर सब 0 नहीं हो, अगर कोई एक भी नॉन जीरो हो, कोई भी एक नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर हो तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। मैं फिर से बताता हूँ कि जो a1 a2 a3 वो रियल नंबर है, वो बिलोंग्स टू r है, बट जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n है वो बिलोंग्स टू r नहीं है, वो सब वेक्टर हैं, वो बिलोंग्स टू f है। ओके, स्पेस ऑफ फाइनाइट सेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। ओके, यही कहने का मतलब है मेरा। अगर ये सच डेट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, अगर ये कंडीशन निकल के आ रहा कि a1 a2 a3 अप टू an ऑल 0 हैं, अगर सब कोई 0 है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर कोई एक नॉन जीरो है तो लीनियरली डिपेंडेंट। समझ में आ गया होगा। An infinite set of vector v is said to be linearly independent if every finite subset is linearly independent, otherwise it is linearly dependent। ये एक दूसरा रूल हो गया, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए है कि अगर कोई इनफाइनाइट वेक्टर v है, अगर उससे कोई हम सबसेट लेते हैं, अगर वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो पूरा सिस्टम या पूरा मैट्रिक्स भी लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम या मैट्रिक्स होगा। ओके, तीसरा डेफिनेशन ये बोलता है कि इफ द टू वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट देन वन कैन बी रिप्रेजेंट एज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। अगर कोई भी दो वेक्टर लिनियरली डिपेंडेंट हैं, अगर कोई भी दो वेक्टर लिनियरली डिपेंडेंट हैं तो एक वेक्टर को दूसरे के फॉर्म में, दूसरे के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, बस डेफिनेशन यही तक आता है। हम क्वेश्चन के माध्यम से, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैंने इस छोटे से वीडियो में 3 क्वेश्चन कराते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि जो L1 A2 AN है ये सब कांस्टेंट है, ये बिलोंग्स टू R है। इसमें से अगर सब 0 हो गए तो लिनियरली इंडिपेंडेंट, अगर कोई एक नॉन जीरो हो गया तो लिनियरली डिपेंडेंट। ओके, ये क्वेश्चन है। अभी ये लिखा कि 4 वेक्टर हैं। पहला वेक्टर अल्फा 1 जिसके कोफिशिएंट या कंपोनेंट ये दे रखे हैं 1 2 3, जिसके दूसरे का ये, तीसरे का ये और चौथे का ये। ओके, इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 लिनियरली डिपेंडेंट और नॉट इन V3 स्पेस। V3 स्पेस डिनोट करता है 3 कोऑर्डिनेट, इनमें 3 है, एक में 3 कोऑर्डिनेट है तो ये V3 डिनोट करता है। अगर कहीं V3 और लिखा हो, V3 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब ये होता है कि 3 कंपोनेंट है, 3 कोऑर्डिनेट है। अगर 2 लिखा हो तो 2 कोऑर्डिनेट x y, और 3 लिखा हो तो x y z। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर बताने के लिए लिनियरली इंडिपेंडेंट और लिनियरली डिपेंडेंट, हमने तो थ्योरी में ये देखा था कि एक इक्वेशन होती है, उसमें हमने कोफिशिएंट A1 A2 0 हो जाए तो फिर उस पे जज करते हैं। अब क्वेश्चन तो ये सॉल्व कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है।
तो अपने को जो क्वेश्चन आएगा वो सब इसी फॉर्मेट में आएगा। पहले हम पहले स्टेप बताते हैं हाउ टू सॉल्व कैसे करना है। पहले इन सब के साथ एक एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग। इसके साथ a1 हमने जो वहां पे लिया था ना, a1 a2 a3 an अप टू an जो कांस्टेंट है बिलोंग्स टू r होते थे, उन्हीं सबको हम लोग यहाँ एज्यूम करेंगे। अब फिर इन्हीं सब की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये सब 0 0 आ गए तो लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट उसके हिसाब से जज करेंगे। ओके, तो ये हो गया a1 पहले के साथ, दूसरे के साथ a2, तीसरे के साथ a3, तीसरे के साथ और चौथे के साथ a4। फिर इसको इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहां से 3 इक्वेशन है और 4 अननोन है। फिर भी निकालने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। इस क्वेश्चन में 4 अननोन है, किसी क्वेश्चन में 3 अननोन होंगे, बट इक्वेशन 3 हो गई। किसी क्वेश्चन में 3 अननोन होंगे, 4 वेरिएबल होंगे, कुछ भी हो सकता है, बट फॉर्मेट यही है, इसलिए मैंने पहला प्रोसीजर लिखा है कि ये 4 कांस्टेंट या जितने वेक्टर दे रखे होंगे उतने कांस्टेंट एज्यूम करके और एक इक्वेशन बनाएंगे, उनको इनके साथ मल्टीप्लाई करके इक्वल टू RHS में 0 कर देंगे। फिर स्टेप 2 कह रहा है कि कैलकुलेट द कांस्टेंट। अब फिर इन सब कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर फिर a1 a2 a3 की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब सभी कांस्टेंट 0 हैं, तो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर कोई एक नॉन जीरो आ जाता है तो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, सॉल्यूशन अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अब मैं ये बताऊं कि ये 1 है, इसको आई कैप मानो। ये जो पहला है इसको आई कैप मानो, ये जो दूसरा है उसको जे कैप मानो। ये बनाने के चक्कर में क्या बना दिया है आपने। अच्छा, ये इसको जे मानो और इसको के मानो। ये के है, के समझ लेना यार, ये के तो लग तो नहीं रहा बट ये के है। ओके, अब ये सब में ये आई ये जे ये के ये आई ये जे ये के ये आई जे के, फिर आई को सबको हम कलेक्ट करेंगे। तो आई में क्या हो गया, a1 प्लस a2 क्या हो जाएगा, यहां से देखो a1 a2, फिर ये आई को कलेक्ट करेंगे, आई के कोफिशिएंट एक तरफ लाएंगे, ये हो जाएगा a1 यहां से और यहाँ से a2, बाकी ये सब a3 के साथ 0 मल्टीप्लाई 0, a4 के साथ 0 मल्टीप्लाई 0। फिर j में देखेंगे तो 2a1 प्लस ये 0 ये a3, फिर k में देखेंगे तो 3a1 0 0 और ये a4 इक्वल टू 0। अब ये 0 है तो इसका ये नल वेक्टर है तो इसके सारे कंपोनेंट 0 है, तो इसको 0 0 0 फॉर्म में एज्यूम कर लेंगे। इसका मतलब कि ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, इन सबको 0 कर लेंगे। अब अपने पास आया 3 इक्वेशन और 4 अननोन। 3 इक्वेशन एंड 4 अननोन, तो यहीं से सब पता चल गया कि एक तो इसके पॉसिबल है कि सबकी वैल्यू 0 हो जाए तो भी ये सब सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन कोई भी एक अगर ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए, कोई भी एक ऐसा सेट मिल जाए जिसमें a1 a2 a3 या a4 नॉन जीरो हो, उस पर जज करेंगे। अगर मिल जाता है तो लिनियरली डिपेंडेंट, अगर नहीं मिलता है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम पहले सबको एक फॉर्म में लाएंगे। लेट्स सी a2 को a1 के फॉर्म में, सब a1 को सेल्फ रखेंगे और बाकी a2 a3 a4 को a1 के फॉर्म में लाए। ओके, अगर a1 की वैल्यू 1 हुई, अगर a1 की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, उस तो फॉर्म में आ गया, उस a1 की वैल्यू क्या हो इसके लिए कोई चौथा इक्वेशन तो है नहीं, तो a1 की वैल्यू हम कुछ भी मान लेते हैं। अगर a1 की वैल्यू 1 मान लेते हैं तो a2 a3 a4 सबकी एक वैल्यू निकल के आती है जो कि नॉन जीरो होगा, तो ये एक सबसेट होगा, तो पता चल गया कि लिनियरली डिपेंडेंट है। गॉट इट। a1 की वैल्यू 1, a2 a3 a4 की वैल्यू, ये एक सेट है ताकि इस a1 a2 a3 पे ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही, इसका मतलब, और ये सभी नॉन जीरो हैं, इसमें से कोई एक, या इसमें से सभी नॉन जीरो, सभी ऑल जीरो नहीं है, मतलब a1 a2 a3 a4 सब जीरो नहीं है। ओके, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, लिनियरली डिपेंडेंट। अगर आता है a1 भी जीरो, a2 भी जीरो, a3 भी जीरो, a4 भी जीरो, तो होता है लिनियरली इंडिपेंडेंट। हाँ, एक केस है कि अगर a1 ये सब जीरो हो तो जीरो हो, लेकिन डिफिनेशन ये कहता है कि अगर कोई भी एक ऐसा पॉसिबल और रूट या सेट है
जिसमें ये A1 A2 A3 कोई भी एक नॉन जीरो हो तो लिनियरली डिपेंडेंट होगा। अब एक दूसरा मेथड आता है जज करने का। ये तो एक पहला मेथड था कि इसको इस फॉर्म में करो कि चार कांस्टेंट ले लो या चार कोफिशिएंट ले लो, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उनका वैल्यू निकाल के देखो। अब एक दूसरा आता है डिटरमिनेंट फॉर्म, एक दूसरा आता है डिटरमिनेंट मेथड। ये क्या होता है? इन होमोजीनियस। अब होमोजीनियस तो पता ही होता है कि होमोजीनियस में जो आरएचएस होता है, लेट्स से यहाँ पे ये आरएचएस की वैल्यू सब जीरो होती है। तो इस टाइप में जो जिसमें क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें भी यहाँ पे सब जीरो ही जीरो 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 आ रहे हैं। यहाँ पे कभी कहीं पे अपने को कोई भी नॉन जीरो वैल्यू नहीं देखने को मिलेगी आरएचएस में। ये सब जीरो 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 रहेगा। तो ये जो जितने सिस्टम है सब होमोजीनियस सिस्टम होंगे। तो होमोजीनियस सिस्टम का एक रूट जीरो 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 तो पक्का होता है। तो इस वजह से होमोजीनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंस होता है, इनकंसिस्टेंट नहीं होता। ओके, अगर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं 3x3 हो या 4x4 हो, 4, हाँ, अगर होमोजीनियस सिस्टम है डिटरमिनेंट का फॉर्म तो तभी लगाएंगे जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो, मतलब जितने नंबर ऑफ वेरिएबल हो उतने नंबर ऑफ वेक्टर हो या उतने नंबर ऑफ इक्वेशन हो। ओके, पहले फिर उसके बाद उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट बनाएंगे, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है तो उसका मतलब कि इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा। इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा तो लिनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है, कुछ भी आए बस जीरो नहीं आती है, तो उसका मतलब कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, वो होगा जीरो जीरो जीरो। इसका मतलब कि लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्या दे रखा है? इन होमोजेनियस सिस्टम वी क्रिएट अ डिटरमिनेंट बाय कांस्टेंट। उनके जो कोएफिशिएंट या कांस्टेंट जो दे रखे होंगे उनसे एक डिटरमिनेंट क्रिएट करेंगे। देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, जिसको इस उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर उसकी वैल्यू जीरो आती है तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर जीरो नहीं आती है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक वेक्टर 2 3 -1 दे रखा है, दूसरा वेक्टर -1 4 -2 दे रखा है, तीसरा वेक्टर 1 18 एंड -4 दे रखा है। सोल्व किया तो हमने क्या कि डिटरमिनेंट, हाँ एक चीज और, डिटरमिनेंट किस फॉर्म में बनाना है, ये लाइन तो मैं पढ़ना ही भूल गया। कांस्टेंट विल बी टेकन इन द कॉमन कॉलन कॉलन। ये जो कांस्टेंट है, ये जो कोफिशिएंट है, ये आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट किसी एक वेक्टर का, इसको हम कॉलन के फॉर्म में लेंगे। मतलब ये एक वेक्टर होगा, ये v1 वेक्टर होगा ऐसे। तो 2i कैप 3j के पास -1 कैप। अगर कोई चौथा चार वेक्टर में होता तो फिर यहाँ पे एक और इक्वेशन बनती है, चौथा वेक्टर देना होगा, फिर यहाँ पे चौथा लिखेंगे। ओके, मतलब जो लिखेंगे कॉलन वाइज लिखेंगे। तो पहले 2 3, ये शॉर्टेस्ट मेथड है, इस वजह से कॉलन हम रो की तरफ से लिख सकते हैं। अगर लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालते उस रो और कॉलन को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये लेकिन हम लोग कॉलन की तरफ से लेते हैं, ज्यादा आसानी होता है। एक रोल है तो रोल है। तो 2 3 -1 अरेंज कर दिया, इसको भी अरेंज करना है। तो ये क्या है, इसको भी अरेंज करो। एक -1 4 एंड 2, इसको भी मैंने अरेंज कर दिया। और एक v3 तीसरा वेक्टर है, इसको भी हमने 1 18 एंड -4 से अरेंज कर दिया 8। अब फिर इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो ये जो 2 टाइम्स, अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस कॉलन और इस रो को छोड़ देंगे। ये हो जाएगा 4 4 जा -16 -18 2 जा 36। ओवरऑल डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 44 आएगा। डिटरमिनेंट आपको निकालना होता है। ये हो जाएगा, इसके साथ माइनस का टर्म्स आएगा, माइनस ऑफ -1 शुड बी 1। फिर इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे। 3 4 जा -12, 3 4 जा और माइनस ये -12, माइनस माइनस प्लस, और 18 1 जा 18 18। ओके, डिटरमिनेंट निकाला, वैल्यू आई 44 जो कि नॉन जीरो है, ले तो ये हो जाएगा लिनियरली इंडिपेंडेंट। ऊपर हमने बताया था कि अगर नॉन जीरो आती है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट, अगर जीरो आती है तो लिनियरली डिपेंडेंट। एक तीसरा मेथड होता है, लास्ट मेथड होता है रैंक मैट्रिक्स बाय रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स या किसी वेक्टर के कंपोनेंट या कोफिशिएंट से आप कोई मैट्रिक्स बनाते हैं, अगर उसका रैंक पता चल जाए तो उससे भी अपने को
लिनियरली डिपेंडेंट एंड लिनियरली इंडिपेंडेंट पता चल जाएगा। उसमें क्या दे रखा है कि 3x3 मैट्रिक्स या 4x4 मैट्रिक्स। बेसिकली जब हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम 3x3 होगा या 4x4 ही होगा। इफ रैंक ऑफ ए की वैल्यू 3 आ जाती है, अगर मैं 3x3 में देख रहा हूँ, अगर रैंक 3x3 मैट्रिक्स में अगर रैंक की वैल्यू 3 आ जाती है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट। वन मोर थिंग, यहां से इसको कंक्लूड करो क्या, रैंक निकालते वक्त हमने बताया था कि डिटरमिनेंट वाला फॉर्म, अगर 3x3 मैट्रिक्स में अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो रैंक उससे कम हो जाएगी, तो रैंक 3 नहीं होगी। अगर रैंक 3 है तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट। व्हाट इज, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो इसका मतलब कि रैंक कितनी होगी, 3। सब एक ही साथ कनेक्ट है, ये कोई अलग दूसरा मेथड नहीं है, बस उसी को लिखने का मेथड अलग बन गया तो इसको मैंने एक अलग फॉर्म में कर दिया, और कुछ नहीं है। अगर रैंक 3 है या डिटरमिनेंट 0 है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज लिनियरली डिपेंडेंट। एक क्वेश्चन के साथ लेते हैं। क्वेश्चन ये कि एक वेक्टर ये दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है और एक वेक्टर ये दे रखा है, ये भी V3 में है, V3 3 कंपोनेंट है तो V3 में ही होगा। फिर से हम इसको रो कॉलम के फॉर्म में अरेंज करेंगे, 1 2 3 1 2 -3 -1 -3 2 1 -3 2 2 -1 5। फिर अब इसको हम एक इस फॉर्म में बनाएंगे, इसको एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाएंगे। ओके, इन सबको जीरो करना होगा, 2 -3 2 को जीरो करना होगा। उन सबको जीरो करने के लिए पहले इसको और इसको जीरो करेंगे, तो R2 को अरेंज कर दो, R2 - 2 टाइम्स R1 और R3 कर दो, R3 + 3 टाइम्स R1। ये दोनों जीरो हो जाएंगे, जीरो करने के बाद ये सब आएगा। ओके, कैसे, ये R2 है, R2 क्या होगा, R2 2 टाइम्स R1, तो ये 2, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 जा 2, 2 - 2 0, ये -3 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 -3 -2 -5 -1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा -4, तो -1 -4 -5। व्हाट इट, R3 को चेंज करो तो ये जगह -3, R3 प्लस 3 टाइम्स, इसको 3 से मल्टीप्लाई हो 3, तो -3 + 3 0, फिर 2, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, तो 2 + 3 5, ये 5, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 3 2 जा 6 और 6 5 11। अब अपने को ये जीरो बनाना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो इन दोनों को ऐड कर दो। सिंपली ऐड कर देने से ये हो जाएगा 0 0 + 0 5 -5 0, अब 11 - 5 कितना होगा, 6। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो टोटल कितना है, 3। तो रैंक कितनी आ गई, 3, और रैंक 3 आ गई तो लिनियरली इंडिपेंडेंट। अगर रैंक की वैल्यू 2 आती या 1 आती तो लिनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो आज का लेक्चर बस लिनियरली डिपेंडेंट एंड लिनियरली इंडिपेंडेंट इतना ही था। हमने 3 क्वेश्चन देखा, 3 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं थी, हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे। ओके, इज एवरीथिंग फाइन, यस। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहला था कि वेक्टर के फॉर्म में, अब वेक्टर के फॉर्म में अरेंज करने को, उसमें ये था कि कोई हम जितने नंबर ऑफ वेक्टर होंगे उतने हम कांस्टेंट लेंगे, फिर उन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। दूसरा, अगर कांस्टेंट की वैल्यू सभी 0 आ जाती है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट, अगर 0 नहीं आती है, कोई एक नॉन जीरो वैल्यू आ जाती है तो लिनियरली डिपेंडेंट। फिर हमने बात करें डिटरमिनेंट मेथड से, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसका मतलब इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा तो लिनियरली डिपेंडेंट। अगर नॉन जीरो आती है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन में